चलिए बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इसमें हमने क्या पढ़ा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई गिवन दैट एफ हैज अकर्ड इज गिवन बाय पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी ऑफ एफ। है ना, ये हमने पढ़ा हुआ था। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, इस पी ऑफ एफ को हम लेफ्ट हैंड साइड में भेजते हैं, तो इट विल बी इक्वल टू पी ऑफ एफ इंटू P of E by F is equals to P of E intersection F। तो ये जो चीज़ अब हमें दिख रही है यहाँ पे, ये हमारे पास में एक न्यू थ्योरम बन जाती है जिसे हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। एंड आपकी जो एक्सरसाइज नंबर 2 है वो इसी के ऊपर बेस्ड है। प्लस इसके साथ एक और चीज़ आपके पास आएगी, दैट इज इंडिपेंडेंट इवेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं वो देख लेते हैं। इफ ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट, देन P of E intersection F will be equal to P of E into P of F। ये रूल हमें पता होना चाहिए किस चीज़ के लिए, इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए। अगर हमारे पास में E और F इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, देन E और F का इंटरसेक्शन इज डायरेक्टली इक्वल टू द P ऑफ E इंटू P ऑफ F। ये कई बार वेरीफाई करने के लिए भी आता है। इसी के साथ आपको कुछ और चीज़ें पता होनी चाहिए, दैट इज डी मॉर्गन्स थ्योरम। ये हम लोगों ने पढ़ी थी क्लास 11th में, देख लेते हैं। अगर A यूनियन B का डैश है, देन दैट विल बी इक्वल टू A डैश इंटरसेक्शन B डैश, या फिर A इंटरसेक्शन B का डैश है तो इट कैन बी रिटन एज A डैश यूनियन B डैश। ये होती है हमारी डी मॉर्गन्स थ्योरम। अब प्रोबेबिलिटी में इसका यूज कैसे होगा वो देख लेते हैं। कई बार आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ A बार इंटरसेक्शन B बार। तो हमें ये समझ में आ रहा है कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ A बार इंटरसेक्शन B बार, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि भाई A बार इंटरसेक्शन B बार किसकी इक्वल है, A यूनियन B का होल बार, राइट। तो हाँ, यहाँ पे हम लिख लेते हैं P ऑफ A यूनियन B का होल बार। अब हमें एक और चीज़ पता है क्लास 9 से कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A अगर फॉर एग्जाम्पल 1/3 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट A नहीं चाहिए, तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी होती है 1 - 1/3 विच इज इक्वल्स टू 2/3। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है कि भाई यहाँ पे बार लगा हुआ है, तो बार अगर हटाना है दैट मीन्स 1 - P ऑफ A यूनियन B। तो एक चीज़ हमें ये पता होनी चाहिए। ठीक, अब आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चंस पे। चलिए, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में अभी मैंने आपको बता दिया था कि P ऑफ E इंटरसेक्शन F कैन बी रिटन एज P ऑफ E इंटू P ऑफ F बाई E, या फिर P ऑफ F इंटू P ऑफ E बाय F। नेक्स्ट, यही चीज़ अगर आपके पास में तीन टर्म्स के साथ आती है, P ऑफ E इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन G, देन इट विल बी इक्वल टू, पहले हमने इवेंट E का प्रोबेबिलिटी निकाला, फिर हम F का निकाल रहे हैं गिवन E है, फिर हम G का निकाल रहे हैं और गिवन EF है, और EF का मतलब है E इंटरसेक्शन F। ठीक है, तो अभी ज़्यादा इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाइए, इसको हम समझेंगे क्वेश्चंस के साथ, वो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि हम इसको अप्लाई कैसे करने वाले हैं। नेक्स्ट आता है हम लोगों का इंडिपेंडेंट इवेंट, जो अभी मैंने आपको बताया कि इफ E एंड F आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, देन P ऑफ E इंटरसेक्शन F विल बी इक्वल टू P ऑफ E इंटू P ऑफ F। नाउ कमिंग टू द एक्सरसाइज नंबर 13.2, जो कि डायरेक्टली बेस्ड है इन्हीं दोनों टॉपिक पे। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है कि P ऑफ A दिया है, P ऑफ B दिया है, A एंड B आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स दिए हैं, दैट मीन्स P ऑफ A इंटरसेक्शन B को हम डायरेक्टली लिख सकते हैं P ऑफ A इंटू P ऑफ B। दोनों की वैल्यूज को पुट कर दीजिए, तो इट विल बी इक्वल टू 3/5 इंटू 1/5 एंड दिस विल बी इक्वल टू 3/25, दैट्स इट। तो ये हो गया हमारा आंसर नंबर 1। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 2, यस दिस इज बेस्ड ऑन मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। अब ये कैसे होगा ये देखते हैं। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट। यहाँ पे ध्यान रखिए क्या है, विदाउट रिप्लेसमेंट। इसका मतलब कि हम लोगों ने क्या किया हुआ है कि अगर कार्ड हमने अगर निकाला है 52 कार्ड्स में से, तो उसको हमने कहीं फेंक दिया, ठीक है।
उसे हमने वापस से यूज़ नहीं किया। तो ठीक है भाई, हमारे पास में 52 कार्ड्स है। व्हाट आर फाइंड द प्रायोरिटी दैट द बोथ कार्ड्स आर ब्लैक। ठीक है, हमने 2 कार्ड्स निकाले और हमें चेक करना है ब्लैक के लिए। अब देखिए कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करते हैं। टोटल कार्ड्स कितने हैं? 52, एग्जैक्टली राइट है ना। नाउ ब्लैक कार्ड्स कितने होते हैं, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। तो ब्लैक कार्ड्स हमारे पास में कितने होंगे? 26। अब हम क्या कर रहे हैं भाई, 2 बार हम कार्ड्स निकाल रहे हैं एंड विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब है कि एक निकाल के उसको हमें फेंक देना है, कहीं भी पटक दो उसको और दूसरे को निकालो। तो पहली बार अगर मेरे को कार्ड निकालना है तो इट विल बी इक्वल टू 26/52, उसकी प्रायोरिटी, पहले कार्ड की प्रायोरिटी, इनटू, अब जब हम एक कार्ड निकाल चुके हैं तो अब बचे कितने ब्लैक कार्ड? 25, और टोटल कार्ड्स कितने बचे अब? 51। सो दिस इज योर फाइनल प्रोबेबिलिटी जो आप कैलकुलेट करेंगे। यही उन्होंने पूछा था। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है, अ बॉक्स ऑफ ऑरेंज इज इंस्पेक्टेड बाय एग्जामिनिंग 3 रैंडमली सिलेक्टेड ऑरेंजेस ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट। अगेन यहाँ पे देखिए विदाउट रिप्लेसमेंट है ना, मतलब हमने यूज करना है और उसको वापस उसमें नहीं रखना है ना। इफ ऑल द 3 ऑरेंजेस आर गुड, बॉक्स इज अप्रूव्ड फॉर सेल, अदरवाइज इट इज रिजेक्टेड। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ बॉक्स कंटेनिंग 15 ऑरेंजेस। ठीक है, हमें गिवन क्या क्या है वो देख लेते हैं। भाई हमारे पास में टोटल ऑरेंजेस कितने हैं? टोटल ऑरेंजेस हमारे पास हैं 15। इसमें से गुड हमारे पास में कितने हैं? गुड ऑरेंजेस कितने हैं? 12 एंड 3 आर बैड। ठीक है, तो 12 एंड 3 ले लेते हैं, और 12 जो है वो गुड है और जो 3 है वो बैड है। अब हमसे ये बोला गया है कि भाई हमें क्या करना है भाई, 1 बाय 1 हमें निकालना है, और बॉक्स अप्रूव तभी होगा जब तीनों ऑरेंजेस कैसे होंगे? गुड। ठीक है भाई, मतलब पहले हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है गुड ऑरेंज की, इनटू, फिर हम फिर से निकालेंगे क्योंकि हमें सेकंड भी गुड चाहिए, सेकंड गुड जबकि फर्स्ट गुड हो चुका था, और फिर अब हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ तीसरा गुड जबकि 2 गुड पहले से हो चुके थे। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि अब आपके पास में सबसे पहले गुड की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। गुड कितने हैं? 12, 12 आउट ऑफ 15। अब क्योंकि हमने एक ऑलरेडी रख दिया है, तो अब हमारे पास में ये कितने हो गए? 11, और ये कितने हो बच्चे? अब टोटल में टोटल भी एक कम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 14। नाउ अब हमारे पास में जो वापस से गुड निकालने की प्रोबेबिलिटी है वो हो जाएगी 11/14। फिर उसके बाद में एक और गुड निकालना है। अब हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो अब ये 10 बच गए, और ये कितने हो गए? 13। तो इट विल बी इक्वल टू 10/13। अब आप इसको बस सॉल्व कर लीजिए एंड दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बोला है, अ फेयर कॉइन एंड एन अनबायस्ड डाइस आर टॉस्ड। ठीक है, मतलब हमने क्या किया है, कॉइन को भी टॉस किया है और डाई को भी टॉस किया है। ठीक, लेट ए इज द इवेंट हेड अपेयर ऑन द कॉइन एंड बी इज द इवेंट 3 ऑन द डाई। चेक वेदर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स और नॉट। ठीक है, तो अब हमने दोनों को क्योंकि साथ में टॉस किया है, तो हम सबसे पहले एक काम करते हैं, सैंपल स्पेस बना लेते हैं। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4। नाउ सैंपल स्पेस की अगर हम बात करें तो क्या बनेंगे भाई, हमने कॉइन भी टॉस किया है और डाइस भी। तो कॉइन में अगर हेड है तो हेड के साथ 1 आ सकता है, हेड 2, हेड के साथ 3 आ सकता है, हेड के साथ 4 आ सकता है, हेड के साथ 5 आ सकता है, हेड के साथ 6 आ सकता है। सिमिलरली टी के साथ बन जाएगा, तो इट विल बी टेकन एज T1, T2, T3, T4, T5 एंड T6। ये हमारे सैंपल स्पेस हो गए। नाउ 2 इवेंट्स बोले गए हैं। ई इवेंट कहता है, ई इवेंट क्या बोला है कि ई नहीं है, ए और बी की बात हो रही है। ठीक है, ए इवेंट उसमें दिया हुआ है हेड अपेयर्स ऑन द कॉइन। ठीक, हेड अपेयर्स ऑन द कॉइन, ये ई हटा देते हैं, ए हेड अपेयर्स ऑन द कॉइन। हेड अपेयर्स ऑन द कॉइन कितने बनेंगे हमारे पास में? H1, H2, H3, H4, H5 एंड H6। ये हमारे पास में हेड अपेयर ऑन द कॉइन हो गए। बी इवेंट क्या दिया है? बी इवेंट हमें दिया है 3 ऑन अ डाई। ठीक है भाई, 3 ऑन अ डाई अगर हम देखें तो 3 ऑन अ डाई, तो H के साथ 3 आ सकता है और T के साथ 3 आ सकता है। 2 ही ऑप्शन है कि डाइस पे 3 आए। अब हमें ये बोला गया है कि चेक वेदर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट और नॉट।
तो अगर इंडिपेंडेंट है या नहीं उसको चेक करना है हमें, तो हम क्या करेंगे, अब सबसे पहले पी ऑफ ए निकाल लेते हैं। पी ऑफ ए कितना निकलेगा भाई, ये कितना है 1 2 3 4 5 6, 6 आउट ऑफ 12। फिर हमने भाई पी ऑफ बी निकाला, पी ऑफ बी कितना निकलेगा, ये कितना है 2, 2 आउट ऑफ 12। अब इसके बाद में हमें एक और चीज़ चाहिए, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी विल बी इक्वल टू कॉमन ऑफ ए एंड बी। तो देख लीजिए इसमें कॉमन क्या आ रहा है, H3 कॉमन आ रहा है, दैट्स इट। तो हमारे पास सिर्फ एक ही चीज़ कॉमन है, H3। तो अगर मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कैन बी रिटन एज 1/12, बिकॉज सिर्फ एक ही वैल्यू निकली है, तो 1 आउट ऑफ 12। अब हमें चेक करना है कि ये इवेंट्स हमारे पास इंडिपेंडेंट है या नहीं। तो उसको चेक करने के लिए हमें एज यूजुअल इंडिपेंडेंट रूल पता है, दैट पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमारा ऑलरेडी आ गया 1/12, ये हमारा LHS है। नाउ कमिंग टू RHS, पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी, लेट्स सी, तो ये हो जाएगा 6/12 इंटू 2/12, तो ये हो जाएगा 2 2 6 12, 6 6 कैंसिल एंड दिस विल बी इक्वल टू 1/12। तो आप यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है इन दोनों के अकॉर्डिंगली, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसकी इक्वल आ गया, पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी के इक्वल आ गया। दैट मीन्स ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि इसको किस तरीके से हमें सॉल्व करना था। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें बोला है अ डाई मार्क्ड 1 2 3 इन रेड एंड 4 5 6 इन ग्रीन। तो सबसे पहले हम अपना बना लेते हैं सैम्पल स्पेस क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। तो सैम्पल स्पेस हो जाएगा R1 R2 R3, क्योंकि 3 डाइस जो है वो रेड में है। फिर 4 5 6 जो है वो ग्रीन में है, तो G4 G5 एंड G6, ये हो गया हम लोग का सैम्पल स्पेस। फिर हमसे बोला है लेट A इज द इवेंट, नंबर इज इवन। तो ठीक है भाई, ए इवेंट ले लेते हैं जिसमें नंबर इवन आना चाहिए। ढूंढ लीजिए नंबर इवन कौन कौन से हैं। तो R2 एक आएगा जिसमें इवन नंबर आ रहा है, G4 आएगा एंड G6 आएगा। फिर B एक और इवेंट है, वो हमें क्या दिया है, लेट्स सी। B हमें बोला है B इज द इवेंट, नंबर इज रेड। ठीक है, तो नंबर इज रेड, तो इसमें हमारे पास आ जाएगा R1 R2 एंड R3। अब इसी के साथ हम लोग एक काम करते हैं, A इंटरसेक्शन B भी निकाल लेते हैं। तो भाई A और B में कॉमन क्या है वो देख लेते हैं। क्या दिख रहा है कॉमन भाई, R2 दिख रहा है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। तो इसमें कॉमन हो गया R2। अब हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटीज़ की। तो भाई इसमें हमें ये बोला है कि आपको चेक करना है कि क्या A एंड B इंडिपेंडेंट है या नहीं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, P ऑफ A निकाला। P ऑफ A कितने हैं ये टोटल 3, आउट ऑफ टोटल सैम्पल स्पेस कितने हैं 1 2 3 4 5 6, तो अपॉन 6 विच इज इक्वल टू 1/2। ऐसे ही P ऑफ B निकाल लेते हैं। P ऑफ B कितना आएगा हम लोग का, अगेन 3 अपॉन 6 विच इज इक्वल टू 1/2। नाउ P ऑफ A इंटरसेक्शन B निकाल लेते हैं। इंटरसेक्शन कितना है हमारे पास में, सिर्फ एक आया, 1 आउट ऑफ 6। नाउ अब हम लोग की जो थ्योरम है, इंडिपेंडेंट थ्योरम जो हमें पहले से पता है, वो हम चेक कर लेते हैं कि क्या P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू P ऑफ A इंटू P ऑफ B आ रहा है क्या, ये हमें चेक करना पड़ेगा। अगर ये होगा तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, अगर ये नहीं होगा तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स नहीं है। ठीक है, तो LHS अगर हम देखें तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B ऑलरेडी हम लोग का निकल चुका है, दैट इज इक्वल टू 1/6। एंड RHS पे आते हैं विच इज इक्वल टू P ऑफ A इंटू P ऑफ B, तो दैट विल बी इक्वल टू 1/2 इंटू 1/2 विच इज इक्वल टू 1/4। तो दोनों इक्वल है क्या, नहीं। तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज नॉट इक्वल टू P ऑफ A इंटू P ऑफ B, सो इट इज नॉट इंडिपेंडेंट। दैट्स इट। तो ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें P ऑफ E दिया है, P ऑफ F दिया है, P ऑफ E इंटरसेक्शन F दिया है, E एंड F इंडिपेंडेंट है कि नहीं पूछा है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो भाई P ऑफ E इंटू P ऑफ F निकालो एक तो P ऑफ E इंटू P ऑफ F अगर हम यही निकाल लें तो यू विल गेट 3 3 9 अपॉन 5 10 50। एंड P ऑफ E इंटरसेक्शन F कितना है हम लोग के पास में 1/5। तो ये क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं है, दैट्स वाई अगेन दे आर
नॉट इंडिपेंडेंट। ठीक है, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर, now coming to question number 7, given that events A and B are such that P of A दिया है, P of A union B दिया है और P of B दिया है। तो ठीक है, लिख लेते हैं इसको हम साइड में। तो क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व कर रहे हैं। P of A दिया है 1/2, P of B दिया है P, और P of A union B हमें दिया हुआ है दैट इज 3/5। ठीक है, तो अब हमें दो केसेस दिए हैं। पहला, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं, ये 11th क्लास के हैं। ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स वो इवेंट्स होते हैं जिनका इंटरसेक्शन पाई होता है। ठीक, तो अब अगर हम देखें तो भाई P ऑफ A यूनियन B को हम सेट थ्योरी से लिख सकते हैं, P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। बट क्योंकि इवेंट्स कैसे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो A इंटरसेक्शन B 5 है, नल सेट है, तो ये 0 हो जाएगा। दैट मीन्स ये वैल्यू हो गई 3/5। P ऑफ A हमारे पास में 1/2 है, प्लस P है माइनस 0। बस अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो अगर इसको मुझे सॉल्व करना है तो आई विल गेट 3/5 माइनस 1/2 इक्वल टू P, एंड दैट विल बी इक्वल टू, ये आपको सॉल्व करना है एलसीएम लेके। आप लोग 12th के हो तो आपको यहाँ तक करना आता है। नाउ कमिंग टू इसी का सेकेंड पार्ट, व्हेन दे आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। नाउ अगर इन्हीं को हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स, तो अब इंडिपेंडेंट इवेंट्स की कंडीशन क्या थी भाई, सेकेंड पार्ट, व्हेन ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स की अगर हम बात करें तो हम लोग को ये पता है कि ए इंटरसेक्शन बी जो है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, दैट विल बी इक्वल टू पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी, ये हमें पता है। तो अब हम क्या करेंगे, अगेन पी ऑफ ए यूनियन बी कैन बी रिटन एज पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये हमारा है सेट थ्योरी से। अब इसमें हम एक चीज़ बस थोड़ी सी रिप्लेस करेंगे, ए यूनियन बी एज इट इज, पी ऑफ ए एज इट इज प्लस पी ऑफ बी एज इट इज माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज रिप्लेस्ड एज पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी। अब सबकी वैल्यूज पुट कर दीजिए। पी ऑफ ए यूनियन बी हमें दिया है 3/5, पी ऑफ ए हमें दिया है 1/2, ये हमें दिया है p माइनस 1/2 इंटू पी। नाउ दिस इज द इक्वेशन, सिंगल वेरिएबल इक्वेशन है, तो अब आपको इसको सिंपली क्या करना है, सॉल्व करना है। तो 3/5 माइनस 1/2 इज इक्वल टू p माइनस p/2 विच इज नथिंग बट द p/2। आप इसको सॉल्व कर सकते हो और वैल्यू फाइंड कर सकते हो किसकी, p की। तो यू कैन लाइक सॉल्व दिस एज 6 माइनस 5/10 इज इक्वल्स टू p/2, 2 5 10, एंड आपकी जो p की वैल्यू आएगी वो आएगी 1/5। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि इसे हमें किस तरीके से सॉल्व करना था। आप इसको एक बार आंसर्स को चेक भी कर सकते हैं, वैसे आंसर्स करेक्ट है। ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 8, लेट ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। पहले ही बोल दिया है कि हमारे पास में ए और बी क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। तो क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। ए एंड बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, दैट मीन्स पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को हम लिख सकते हैं पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी, ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में हमें बोला है भाई पहले तो इंटरसेक्शन ही निकालना है, तो वो हमने एज इट इज लिख दिया। पी ऑफ ए दिया है 0.3, तो भाई हमने पी ऑफ ए की जगह रख दिया 0.3, और पी ऑफ बी की वैल्यू हमें दी है 0.4, तो ये हमने रख दी 0.4। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, दैट विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर। किसके लिए, पहला पार्ट के लिए। अब पी ऑफ ए यूनियन बी निकालना है, तो भाई पी ऑफ ए यूनियन बी अगर आपको निकालना है सेकेंड पार्ट, तो पी ऑफ ए यूनियन बी कैन बी रिटन एज पी ऑफ ए सेट थ्योरी प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी अभी आपने ऊपर निकाला हुआ है, ठीक है, वो आप एज इट इज वैल्यू पुट कर दीजिए। तो पी ऑफ ए की वैल्यू हो गई 0.3 प्लस 0.4 माइनस दिस विल गिव यू 0.12, है ना। ये आप 0.3 इंटू 0.4 करोगे तो यू विल गेट 0.12। तो इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं, एंड दिस विल गिव यू पी ऑफ ए यूनियन बी। नाउ कमिंग टू द थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट में आपको बोला है पी ऑफ ए बाई बी। ठीक है, तो भाई पी ऑफ ए बाई बी निकालना है, हम यहाँ ले लेते हैं अपना थर्ड पार्ट। अब हमें निकालना है पी ऑफ ए बाई बी, तो हमें भाई पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ बी।
बट क्योंकि ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स है तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कैन बी डायरेक्टली रिटन एज पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी, तो वो नीचे वाले पी ऑफ बी से क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो डायरेक्टली आपको पी ऑफ ए, हमारा जो आंसर है पी ऑफ ए कितना है 0.3, ये हमारा डायरेक्टली आंसर ही आ गया। सिमिलरली आपका आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का फोर्थ पार्ट, ठीक है, इसे आप ट्राई कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 9, यस वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट ए एंड नॉट बी वाला क्वेश्चन है, ठीक है, डी मॉर्गन्स थ्योरम। नाउ इफ ए एंड बी आर टू इवेंट सच दैट पी ऑफ ए की वैल्यू दी है 1/4, ठीक है, तो हम इसे स्क्रॉल अप करते हैं एंड क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। पी ऑफ ए की वैल्यू दी है हमें 1/4, देन पी ऑफ बी की वैल्यू दी है 1/2, एंड इसके अलावा हमें बोला है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज 1/8। अब हमको बोला जा रहा है कि फाइंड पी ऑफ नॉट ए नॉट बी, दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड पी ऑफ नॉट ए एंड इज रिप्रेजेंट बाय इंटरसेक्शन नॉट बी। ध्यान रखिएगा, एक इंपॉर्टेंट नोट है यहाँ पे, जब भी एंड है तो उसकी जगह आप इंटरसेक्शन यूज करिए, और जब भी और है उसकी जगह आप यूनियन यूज करिए, ठीक है। चलिए इसकी वैल्यू निकालनी है, तो डी मॉर्गन्स थ्योरम के अकॉर्डिंगली इसको मैं लिख सकता हूँ पी ऑफ ए यूनियन बी का होल बार विच इज इक्वल्स टू 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी, अगेन 1 माइनस, अब पी ऑफ ए यूनियन बी तो हमें कहीं दिया नहीं है, बट हमें सेट थ्योरी से पता है कि पी ऑफ ए यूनियन बी कैन बी रिटन एज पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब हमें तीनों वैल्यूज पता है, ऊपर गिवन है, वो सारी वैल्यूज को पुट कर दीजिए, तो यू विल गेट 1/4 plus 1/2 minus 1/8, and now you have to solve this and that is your required answer। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 10, इवेंट्स ए एंड बी आर सच दैट पी ऑफ ए दिया है, पी ऑफ बी दिया है, एंड नॉट ए और नॉट बी, सी इट्स और, ठीक है। तो लेट्स सी इसको कैसे सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 10। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 10, देखते हैं क्या क्या गिवन है, पी ऑफ ए दिया है, पी ऑफ बी दिया है, पी ऑफ ए हमें दिया है कितना 1/4, देन 1 नहीं नहीं हम 10th वाले कर रहे हैं, राइट, 10th वाले में हमें दिया है 1/2 7/12, तो 1/2 7/12, और एक और चीज़ दी है पी ऑफ ए बार यूनियन बी बार। यूनियन क्यों लगा है, क्योंकि वो और दिया है ना, तो नॉट ए और नॉट बी, ये हमें दिया है 1/4, ठीक। अब आपको बोला है कि स्टेट वेदर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट और नॉट, ठीक। तो सबसे पहले इंडिपेंडेंट और नॉट के लिए भाई हमें आर एच एस तो पता है, आर एच एस क्या होगा हमारा पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी, लेट्स सी कितना आता है ये आ जाएगा 1/2 इंटू 7/12 विच इज इक्वल टू 7/24, ये हमारा आर एच एस आ गया। अब बात करते हैं एल एच एस की, तो भाई हमें चाहिए पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, बट अब यहाँ पे देखते हैं पी ऑफ ए बार यूनियन बी बार का मतलब हो जाएगा पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का होल बार, ये हमें दिया है 1/4। नाउ पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का होल बार का मतलब है वो नहीं चाहिए, तो 1 माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1/4। अब कुछ मत करिए, इन दोनों को इंटरचेंज कर दीजिए, ठीक है, इंटरचेंज कर दीजिए, तो ये आपको मिल जाएगा यहाँ पे 1 माइनस 1/4 इक्वल टू पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो ये कितना आ जाएगा बेटा सॉल्व करने पे, वी विल गेट 4 माइनस 1/4 विच इज इक्वल टू 3/4। अब देखिए ये हमारा आ गया एल एच एस, ठीक है, तो क्या हमारा एल एच एस और आर एच एस इक्वल है, नहीं है, दैट्स वाई इट इज नॉट इंडिपेंडेंट। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 10 समझ में आ गया होगा। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम बात करें तो 11th क्वेश्चन में हमें दिया है गिवन टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स ए एंड बी सच दैट पी ऑफ ए दिया है, पी ऑफ बी दिया है, नाउ वी हैव टू फाइंड पी ऑफ ए एंड बी, दैट मीन्स पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इंडिपेंडेंट इवेंट से डायरेक्ट फॉर्म में रख दीजिए, ए एंड नॉट बी का मतलब है बेटा ए इंटरसेक्शन बी बार, ये आपको फाइंड करना है, देन ए और बी का मतलब है ए यूनियन बी फाइंड करना है, एंड नाइदर ए नॉट बी मतलब ए बार इंटरसेक्शन बी बार हमें फाइंड करना है, और ये सारे के सारे हमने ऊपर के 3-4 क्वेश्चंस में किए हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 इज योर कॉल, ठीक है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 12,
नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 12, अ डाई इज टॉस्ड थ्राइस, डाई को हमने 3 बार टॉस किया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर एटलीस्ट वंस, एटलीस्ट वंस का मतलब है कि एक बार आ सकता है या उससे ज़्यादा आ सकता है, दैट मीन्स या तो वो एक बार ऑड आएगा या 2 बार ऑड आएगा या फिर 3 बार ऑड आएगा। तो ठीक है, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 12, अब हम लोग को पहले सबसे पहले इसके लिए एक चीज़ पता होनी चाहिए कि किसी भी चीज़ की हैपनिंग की जो प्रोबेबिलिटी होती है, किसी भी इवेंट की हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी प्लस उसकी नॉट हैपनिंग की जो प्रोबेबिलिटी, दोनों का जो सम होता है वो हमेशा कितना आता है, 1 आता है। इस रूल को हम यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो अगर मैं बताऊं तो पी ऑफ हो सकता है तीनों हमारे, जब हम थ्रो करें 3 बार तो हो सकता है तीनों इवन आए या फिर एक ऑड आए, तो वो ऑड कहीं पे भी आ सकता है, दैट मीन्स ओ डबल ई या फिर ई ओ ई या फिर ई ई ओ। ठीक है, तो एक तो ये एक ऑड के लिए हो गया, प्लस हो सकता है 2 ऑड आए, तो 2 ऑड 1 इवन, फिर इसकी प्रोबेबिलिटी बनेगी अलग अलग तरीके से, हो सकता है एक इवन बीच में आ जाए, हो सकता है इवन स्टार्टिंग में आ जाए। ठीक है, तो ये केस बन गया। फिर एक केस हो सकता है कि हमारे पास में तीनों ही क्या आ जाए, ऑड, और इन सब का सम होगा वो कितना होगा, 1। अब देखिए उन्होंने पूछा है एटलीस्ट 1 ऑड, मतलब हमें ये सब निकालना है, ये 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 और यहाँ तक पूरे को निकाल के प्लस करना है। तो अब मैं कहता हूँ कि भाई इसको हम ऐसे ना करके हम क्या करेंगे, ये जो इवन वाला है उसको हम ले जाते हैं अपने राइट साइड के पास। दैट मीन्स अगर मैं इतनी चीज़ को अगर मैं x मान लेता हूँ, तो आई कैन राइट दिस एज p ऑफ तीनों इवन प्लस x इक्वल टू 1, तो x कैन बी कैलकुलेटेड एज 1 माइनस p ऑफ तीनों इवन। ये ज़्यादा बेटर है निकालना। दैट मीन्स दिस विल बी इक्वल टू 1 माइनस p ऑफ e इंटू p ऑफ e इंटू p ऑफ e। अब हमें पता है कि भाई डाइस में सैंपल स्पेस हमारे पास कितने आते हैं, 1 से लेकर 6, 1 2 3 4 5 6। अब हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर की जो प्रोबेबिलिटी निकलेगी वो कितनी निकलेगी, 3/6। इवन नंबर सिर्फ 3 ही है, 2 4 एंड 6, तो 3/6 विच इज इक्वल टू 1/2, एंड दैट विल बी इक्वल टू, अब हम यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करते हैं तो यू विल गेट 1 माइनस 1/2 into 1/2 into 1/2, and this will be giving you as 1 minus 1/8 which is equal to 7/8. This is the required probability जो उन्होंने पूछी थी। Now coming to question number 13. 2 balls are drawn at random with replacement, मतलब हमने बॉल निकाली और वापस उसको हमने रख दी। ठीक है, and containing 10 black and 8 red balls। ठीक है, now coming to question number 13, हमारे पास में 10 ब्लैक बॉल्स हैं, 8 रेड बॉल्स हैं, तो टोटल हमारे पास में हो गई 18 बॉल्स। ये हमारे पास टोटल बॉल्स हो गई। ठीक है, नाउ अब हमसे ये बोला गया है कि सबसे पहले हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है व्हेन बोथ द बॉल्स आर रेड। ठीक है, तो अब फर्स्ट केस लेते हैं। तो फर्स्ट केस के अकॉर्डिंगली प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ द बॉल्स आर रेड, दैट मीन्स p ऑफ r इंटू p ऑफ r। अब रेड कितने हमारे पास में टोटल, 8 आउट ऑफ 18, सो वी विल गेट द प्रोबेबिलिटी एज 8/18। अब क्योंकि हमने बॉल को वापस से रख दिया है तो इंटू 8/18 इसकी भी यही रहेगी। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो यू विल गेट द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। नाउ कमिंग टू द सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में हमें बोला है फर्स्ट बॉल इज ब्लैक, सेकेंड इज रेड। ठीक है, पहली बॉल ब्लैक होनी चाहिए, दूसरी रेड होनी चाहिए, दैट मीन्स p ऑफ b इंटू p ऑफ r। भाई p ऑफ b, ब्लैक की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 10 आउट ऑफ 18, एंड रेड की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 8 आउट ऑफ 18। इसको सॉल्व कर लीजिए, यू विल गेट द सेकेंड का आंसर। एंड लास्ट थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में हमें बोला है वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर इज रेड, तो पहले ब्लैक हो दूसरी रेड हो, या फिर और दूसरी ब्लैक हो और पहली रेड हो, ये दो पॉसिबल चीजें बन सकती है ना, दोनों चीजें हो सकती है, तो हमें दोनों निकालना है। दैट मीन्स यू हैव टू कैलकुलेट
P ऑफ B R और में प्लस हो जाता है P ऑफ R B and that will be equal to P of B into P of R plus P of R into P of B। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं, P of B की वैल्यू हमें पता है, P of B कितना है हमारे पास, ब्लैक की अगर प्रॉपर्टी निकालेंगे तो that will be equal to 10/18 इंटू रेड की प्रॉपर्टी होगी 8/18 प्लस, अब रेड की निकाल लो पहले 8/18 प्लस ब्लैक की निकाल लो 10/18, दैट्स इट। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पे इंटू है, ठीक है, ये इंटू है, तो इन दोनों को एक ब्रैकेट में सॉल्व कर लीजिए, इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए और जो दोनों आंसर आएंगे उनको प्लस कर लीजिए, यू विल गेट द फाइनल रिजल्ट। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 14। इन क्वेश्चन नंबर 14 प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली बाय ए एंड बी आर। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें बोला है कि भाई अगर ए प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/2, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व बाय ए इज 1/2 एंड दैट ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व बाय बी इज 1/3। तो ये हमने दोनों की प्रोबेबिलिटी लिख ली। तो अगर ए सॉल्व नहीं कर पाता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1 - 1/2 विच इज इक्वल टू अगेन 1/2, और अगर बी सॉल्व नहीं कर पाता है तो इट इज इक्वल टू 1 - 1/3 विच इज इक्वल टू 2/3। अब पूछा है now if both try to solve the problem independently find the probability that the problem is solved। ठीक है, प्रॉब्लम को सॉल्व करवाना है। पहला केस, प्रॉब्लम सॉल्व होने के तरीके ऐसे हो सकते हैं कि भाई ए सॉल्व कर ले उस टाइम पहले बार में, बी सॉल्व नहीं कर पाए, या फिर ए सॉल्व नहीं कर पाए बट हो सकता है बी सॉल्व कर ले, और या फिर ये हो सकता है कि दोनों सॉल्व कर ले, ए भी सॉल्व कर सकता है एंड बी भी सॉल्व कर सकता है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट पुट द वैल्यूज। P ऑफ A दिया है 1/2, P ऑफ B बार हम निकाल चुके हैं 2/3 प्लस A बार हमारा है 1/2, P ऑफ B है हमारा 1/3 प्लस P ऑफ A है हमारा 1/2 और P ऑफ B है हमारा 1/3। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, यू विल गेट द फाइनल आंसर। नाउ सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट में हमें बोला है एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व्स द प्रॉब्लम। सीधी सीधी बोल दिया उन्होंने कि भाई एक ही सॉल्व करेगा, दैट मीन्स या तो ए सॉल्व करेगा उस टाइम पे बी सॉल्व नहीं करेगा, या फिर ए सॉल्व नहीं करेगा बट बी सॉल्व कर देगा, ये उन्होंने पूछा है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, एज इट इज वैल्यूज पुट कर दीजिए। तो ए P ऑफ A हमारा 1/2, बी उस टाइम पे सॉल्व नहीं करेगा तो 2/3 प्लस सेकेंड केस कि बी सॉल्व कर रहा है और ए सॉल्व नहीं कर रहा है तो 1/2 जब ए सॉल्व नहीं कर रहा है और बी सॉल्व कर रहा है तो 1/3। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 14 किस तरीके से सॉल्व करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 में आपको बोला है वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल शफल्ड 52 कार्ड्स। नाउ ठीक है, सैंपल स्पेस हमारे पास 52 है। अब हमें बोला है ई इवेंट दिया है, एफ दिया है, और हमें पूछा है कि ई एंड एफ इंडिपेंडेंट है कि नहीं। तो भाई सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट के लिए क्या करते हैं, पी ऑफ ई निकालते हैं। तो हमें बोला है ई बोला है कार्ड ड्रॉन इज स्पेड। अब हमारे पास स्पेड कितने होते हैं, स्पेड मतलब ये वाले, ये कार्ड्स कितने होते हैं हमारे पास में, टोटल 13, ठीक है, तो ये हो जाएगा 13 आउट ऑफ 52। फिर पी ऑफ एफ निकालते हैं। पी ऑफ एफ बोला है कार्ड ड्रॉन इज एन एस, एस कितने होते हैं 4, तो 4 आउट ऑफ 52। अब पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ निकालते हैं। अब आप खुद सोचिए थोड़ा दिमाग लगा के कि ऐसा कौन सा कार्ड है, मतलब स्पेड और एस, एस मतलब हमें एक ऐसा एस चाहिए जो कि स्पेड का हो, वो सिर्फ एक ही हो सकता है, तो इट इज इक्वल टू 1/52। अब आपको क्या करना है, इसमें थ्योरम चेक करनी है कि पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ये कैलकुलेट करो, पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी कैलकुलेट करो, ठीक है। तो लेट्स सी, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी तो हमें पता ही है कितना है, 1/52 है, और a इंटू बी की अगर हम बात करें तो दिस विल गिव यू 13/52 इंटू 4/52। इसको आप सॉल्व करिए तो क्या ये दोनों इक्वल आएंगे, क्या आएंगे, क्या देखते हैं। 4 से कट जाएगा, 4 1 4, 4 3 12, 13 13 कैंसल, यू विल गेट 1/52। तो दोनों कैसे आए, इक्वल आ रहे हैं, तो यस इट इज इंडिपेंडेंट। अब ऐसे हम सेकंड को चेक करते हैं। तो सेकंड के लिए हमारे पास में पी ऑफ ई कितना है देख लेते हैं। कार्ड ड्रॉन इज ब्लैक, ब्लैक कितने होते हैं 26, तो 26 आउट ऑफ 52। देन पी ऑफ एफ चेक करते हैं। पी ऑफ एफ बोला है हमें कार्ड ड्रॉन इज किंग, किंग कितने होते हैं
4, 4/52। नाउ ई इंटरसेक्शन एफ का प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, ठीक है। ई इंटरसेक्शन एफ मतलब कि हमें ब्लैक कलर का किंग चाहिए। तो ब्लैक कलर का किंग कितने होंगे, 2 होंगे, है ना। एक ये भी ब्लैक कलर का होता है और एक ये दोनों ब्लैक कलर के होते हैं, ठीक है। तो किंग ये दोनों होंगे, तो 2/52। तो लेट्स सी, अब आपको अगेन सेम चीज़ चेक करनी है कि भाई इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लो और चेक करो कि ये 2/52 के इक्वल आ रहा है या नहीं। नाउ कमिंग टू द थर्ड पार्ट। थर्ड में बोला है द कार्ड ड्रॉन इज अ किंग और क्वीन। यस, नाउ द कार्ड ड्रॉन इज अ किंग और क्वीन। थर्ड के लिए हम सबसे पहले पी ऑफ ई निकालते हैं। पी ऑफ ई बोला है कार्ड ड्रॉन इज अ किंग और क्वीन। तो भाई किंग कितने होता है हमारे पास में, 4/52, और मतलब प्लस किंग क्वीन कितनी होंगी, वो भी 4 होंगी, तो 4/52। दिस विल गिव यू 8/52। नेक्स्ट पी ऑफ एफ निकालते हैं। पी ऑफ एफ निकालते हैं, तो पी ऑफ एफ इज इक्वल टू, हमें बोला है कार्ड ड्रॉन इज अ क्वीन और जैक। तो ठीक है भाई, अगेन क्वीन 4/52 और जैक भी 4/52, अगेन 8/52। अब बात आती है पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। अब इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, हमें सिर्फ क्वीन कॉमन दिख रही है, राइट। दैट मीन्स ओनली 4/52, ये हमारे पास में हो गया कॉमन। अब आप चेक कर लीजिए कि भाई पी ऑफ ई इंटू एफ इसकी इक्वल आ रहा है या नहीं, करके देख लेते हैं। नाउ पी ऑफ ई इंटू पी ऑफ एफ निकालते हैं, तो यू विल गेट 8/52 इंटू 8/52। कितना आएगा, लेट्स सी। 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 to 8, then 4 1 4 4 3 12, again 4 to 8 4 13, you will get 4/13 का स्क्वायर 169, और यहाँ पे आ रहा है 4/52। तो क्या ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, नहीं आ रहा है, दैट मीन्स दे आर नॉट इंडिपेंडेंट। तो ये हो गए हम लोग के इंडिपेंडेंट इवेंट्स और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम की एक्सरसाइज। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ विच इज बेस्ड ऑन बेस थ्योरम।